हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो अभी हमारा चल रहा है पूर्वालोकन का वन लाइनर बुक, जिसमें एंशिएंट कंप्लीट हो चुका है और जिसमें अभी हमारा चल रहा है एंशिएंट कंप्लीट हो चुका है, मध्यकालीन भारत चल रहा है, जिसमें अभी हुमायूं तक पिछले वीडियो में कंप्लीट हो गया था। अभी हमारा है जहांगीर। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 2 असप्पा एवं सी असप्पा प्रथा शुरू की गई थी जहांगीर ने। तो मन में एक क्वेश्चन उठ रहा हुआ कि 2 असप्पा और सी असप्पा क्या होता है। तो ये एक प्रथा थी जिसको जहांगीर ने शुरू किया था। 2 असप्पा में क्या होता था कि जो मनसबदार होते थे वो अपने मनसबदार जो होते थे ना, वो अपने घुड़सवारों से दुगुना घोड़ा रखते थे। जितने घुड़सवार होते थे उसके दुगुना घोड़ा को रखते थे। और सी असप्पा ये दुगुना नहीं, ये चौगुना रखते थे घोड़ा। तो यही एक प्रथा थी जिसको जहांगीर ने शुरू किया था। उसके बाद है मुग़ल मनसबदारी व्यवस्था। कि मनसबदारी क्या होता है, इसको अकबर के ज़माने में चलाया गया था। यह एक अरबी शब्द है और इसको चलाया था अकबर ने। जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते हैं। मनसबदार अनुवांशिक नहीं होते थे। मनसबदारों के 3 वर्ग होते थे। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि जिस शासक के शासनकाल में हस्तांतरित हुई थी वह जहांगीर था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले भेजा था हॉकिंस को, विलियम हॉकिंस को भेजा था, जो हम पिछले वीडियो में आपको जब एंशिएंट पढ़ा रहे थे दृष्टि का उसमें बताए थे। और इसमें जितने भी क्वेश्चन दिया गया वो सारा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे एग्जाम में पूछे ही गए हैं। उसी का ये वन लाइनर बना हुआ है। तो इसलिए आप लोग ये ना सोच के ना पढ़े कि अरे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ऐसा है वैसा है, ऐसा सोच के आप लोग बिल्कुल ना पढ़ें। कोशिश करें कि लाइन बाई लाइन आप लोग इसको याद रखें। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था विलियम हॉकिंस। जहांगीर ने खान की उपाधि सम्मानित किया था हॉकिंस को। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी विलियम हॉकिंस को। जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। उसके बाद है ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था जहांगीर के शासनकाल में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जहांगीर के शासनकाल में कौन से ब्रिटिश यात्री आया था, तो सर थॉमस रो। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो भारत आए थे 1615 ईस्वी में। जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने का अवसर दिया था अजमेर में। भारत में इंग्लैंड का वह दूत जो जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया थॉमस रो था। एक डच पर्यटन जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण किया था वह था फ्रांसिस्को पेलसर्ट। वह मुगल शासक जिनका मकबरा भारत में नहीं है वह जहांगीर तथा बाबर है। सम्राट जहांगीर को दफन किया गया था लाहौर में। मुगल चित्रकला अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंची जहांगीर के राज्यकाल में। जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी अबुल हसन को। वह चित्रकार जिसे नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की थी मंसूर ने। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था, तो वो मंसूर था। बाबर, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब मुगल बादशाहों में से जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी वह शासक था जहांगीर। अबुल फजल के हथियारे को पुरस्कृत किया गया जहांगीर ने। जहांगीर के विरुद्ध किया गया था खुर्रम, महावत खां एवं खुसरो ने। खुसरो जिस मुगल बादशाह का पुत्र था वो जहांगीर था। जहांगीर, गियास बेगम, आसफ खां, खुर्रम में से वह जो नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था वो खुर्रम था। इत्मादुल्ला का मकबरा बनवाया था नूरजहां ने। सुमेलित है स्मारक, निर्माता और स्मारक, कौन सा स्मारक किसने बनवाया है, तो पढ़ते हैं इसको। बाबर का जामा मस्जिद बनवाया, हुमायूं पन्ना बनवाया, अकबर जहांगीर महल और जहांगीरी अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया था। अगला है गोविंद महल, जो हिंदू वास्तुकला का अति प्रीतम उदाहरण है। वह स्थित है दांतिया में। सुमेलित है अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। जहांगीर का मकबरा शहादरा में है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी में है। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में है। उसके बाद है हमारा शाहजहां। ईरान के शासक और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ थी कंधार। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य का एक बड़ा धक्का पहुंचा स्मारकी महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से।
मतलब उसको बहुत बड़ा धक्का पहुंचा। किस दृष्टिकोण से? तो सामरिक महत्व के केंद्र से। शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य था काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदखसा में एक मित्र शासक को लाना। वह जिसने बनारस एवं इलाहाबाद की तीर्थ यात्रा पर कर की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था, वो कबीराचार्य था। कलीम, काशी, कुदसी तथा मुनीर में से जो शाहजहां के शासनकाल में राज कवि था वो था कलीम। मुमताज महल का असली नाम अर्जुन मंद बानो बेगम था। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है ताजमहल में। वह मुगल बादशाह जिसने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया वो शाहजहां था। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब में से वह जिसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की वह शाहजहां था। अगला है सुमेलित है स्मारक और निर्माता। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा जो फतेहपुर सिकरी में है, इसको अकबर ने बनवाया था। मोती मस्जिद आगरा में है, इसको शाहजहां ने बनवाया था। और मोती मस्जिद जो एक दिल्ली में है, उसको औरंगजेब ने बनवाया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था, शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी दारा सिकों को। दारा सिकों ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था सिरे अकबर शीर्ष के अंतर्गत। अमीर खुसरो, दारा सिको, अमीर हसन एवं सूजा में से हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था दारा सिको। B.A. स्मिथ, J.N. सरकार तथा A.L. श्रीवास्तव में से वह इतिहासकार जिसने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्णयुग कहा वो A.L. श्रीवास्तव था। शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णयुग कहा था A.L. श्रीवास्तव ने। उसके बाद है सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में दिया था मीर जुमला ने। वह मुगल बादशाह जिसने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था शाहजहां। सिजदा एक प्रथा थी जिसको शुरू किया था बलबन ने और उसको शाहजहां ने समाप्त करवा दिया था। दारा सिको, मुराद बख्श, शाह शुजा तथा औरंगजेब में से वह जो शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा वो था औरंगजेब। दक्कन का गवर्नर सबसे ज़्यादा समय तक कौन रहा था? तो वो औरंगजेब था। उसके बाद अगला है हमारा औरंगजेब। इसमें कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, पढ़ते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ, बिल्कुल सही है। ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी के नियम का पालन किया था, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था। सबका अपना अपना नियम कानून होता और ये हर इंसान का अधिकार है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब में से वह मुगल बादशाह जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था औरंगजेब। धर्मट का युद्ध लड़ा गया औरंगजेब तथा दारा सिकों के समय। औरंगजेब ने जोधपुर का शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में धर्मट के युद्ध में पराजित किया था। धर्मट स्थित है मध्य प्रदेश में। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय किया था सुलेमान सिको था। औरंगजेब का वह पुत्र जिसने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी अकबर था। वह मुगल सेनापति जिसके साथ शिवाजी ने 1665 में पोरबंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे वो जयसिंह था। वह मुगल बादशाह जिसको जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब था। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय की थी 1686 ईस्वी में। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों के विजय किया था वह थे बीजापुर और गोलकुंडा। वह बादशाह जिसके अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे वो औरंगजेब था। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक समय में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी औरंगजेब था। जजिया जिसने शासनकाल में पुनः लगाया था वह शासक था औरंगजेब। और जजिया कर सबसे पहले किसने लगवाया था आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ कोई चीज़ बीच में जो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए, इससे क्या होगा ना कि जो चीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे उसको फिर दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप एक बार लिख दोगे ना तो फिर याद हमेशा के लिए याद ही रह जाता है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लामी। बीवी का मकबरा का निर्माता है औरंगजेब। वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता था रबिया उद दौरनी का मकबरा था। जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा और मेहरुनिसा में से वह जो सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी वो मेहरुनिसा थी। औरंगजेब ने
साहिबात उस जमाने की उपाधि प्रदान की थी जहांआरा को, और संत रामदास को संबंधित किया जाता है औरंगजेब के शासनकाल से। अगला है हमारा मुगल प्रशासन। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को जाना जाता था सरकार के नाम से। मुगल में सेना का प्रधान था मीर बख्शी। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था भू राजस्व अधिकारियों का प्रक्षेपण करना। बार्नियर, करेड़ी, मानुची तथा टेवार्नियर में से वह जिसे मुगल सैन्य चिकित्सा नियुक्त किया था मानुची था। मुगल प्रशासन में मुतसीर था लोक आचरण अधिकारी। मध्यकालीन भारत मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की जाती थी ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। मनसबदारी प्रथा जो थी वो इसलिए ताकि साफ सुथरा प्रशासन चल सके, मतलब उसमें कोई बेईमानी वगैरह ना हो सके, कोई घोटाला ना हो। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य है, इसमें 33 वर्ग थे। मनसबदारी में कितने विषय थे? तो 33 वर्ग थे। उन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे। उनका सवार पद जात पद से अधिक न हो सकता था। समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे। मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था भू राजस्व। मतलब मुगलकालीन शासन में सबसे ज़्यादा अगर स्रोत कहीं से आता था तो वो भू राजस्व कर जो मिलता था वही स्रोत था। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है भू राजस्व का। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था वो जहांगीर था। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। उसके बाद है कथन ए में दिया है मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्वान थी। सही है। मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। उसकी योग्यता नहीं, उसका कार्य देखा जाता था। सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे। सही है। मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे और उनका वर्गीकरण होता था। सही है। बोध सिद्धराज जयसिंह जैन उल आबिदीन तथा अकबर में से वह जिसने राम सीता की आकृतियों पर रामशिव देवनागरिक लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए थे वो अकबर था। मतलब अकबर ने एक सिक्का चलाया था जिस पे राम सीता का देवनागरिक लेख में वो किया हुआ था, आकृति बनी हुई थी। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ होता था लगान निर्धारण का तरीका। अब है मुगलकालीन संगीत एवं चित्रकला। मुगल चित्रकला के विषय में सत्य कथन है युद्ध दृश्य, पशु पक्षी, प्राकृतिक दृश्य और दरबारी चित्रण। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था हुमायूं ने। चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। पहाड़ी, राजस्थानी, कांगड़ा और कालीघाट में से वह कलम जिस पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा वो कालीघाट था। दस्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किया गया है अब्दुल रशमत द्वारा। प्रसिद्ध जहांगीर चित्रकार थे अबुल हसन, उस्ताद मशहूर, फरूख खेवक, बिशनदास, अकारीजा, मोहम्मद नादी, मोहम्मद गुरदास, मनोहर, माधव तथा गोवर्धन। मुगल चित्रकला ने उन्नति की जहांगीर के शासनकाल में। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कगाड़ा स्कूल विभिन्न शैलियों को दर्शित करते थे चित्रकला की। किशनगढ़ शैली जिस कला के लिए प्रसिद्ध है वह है चित्रकला। वह एक संगीत वाद्य जिसे बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी वो बीना था। प्रातःकाल गाया जाने वाला राग तोड़ी कहा जाता था। तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने स्थापित किए गए हैं 5 संगीत अर्चना केंद्र। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तानसेन और हरिदास। अकबर के शासनकाल में ये दोनों जो थे उनके दरबार में शासनकाल के सबसे बड़े गायक थे तानसेन और हरिदास। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है आगरा में और तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे है। हुमायूं, जहांगीर, अकबर और शाहजहां में से वह मुगल शासक जिसने लाला कलाबंद से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी वो अकबर था। अगला है मुगलकालीन साहित्य। गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की। वह महिला जिसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखे गुलबदन बेगम थी। हुमायूं नामा की रचना किया था गुलबदन बेगम ने।
दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था स्थापित किया गया था माहम अनगा द्वारा। हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था ताजुल माली ने। अगला है सुमेलित है हसन निजामी, ताजुल माशिर, ख्वादमीर, हुमायूंनामा, मोहम्मद काजिन, आलमगीरनामा और भीमसेन नुस्खा ए दिलकुशा। फिर अगला है सही सुमेलन है आलमगीरनामा मिर्जा मोहम्मद काजिम का है, तबकाते अकबरी निजामुद्दीन अहमद की है, चहार चमन चंद्रभान ब्राह्मण का है और इकबाल नामा जहांगीरी मुअत्तमद खां का है। अबुल फजल फैजी अब्दुल रहीम खान खाना अब्दुल कादिर बदायूनी में से वह जिसका हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योग रहा वो अब्दुल रहीम खान खाना था। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी थे शाहजहां के शासनकाल एवं राजकीय इतिहासकार। शाहजहांनामा के लेखक थे इनायत खां। बाबर तुजू के बाबरी लिखा था। गुलबदन बेगम हुमायूंनामा, अब्बास ए सरवानी तारीख शेरशाही और निजामुद्दीन अहमद की रचना है तबकाते अकबरी। अगला है अनवार ए सुहाइली नामक ग्रंथ का अनुवाद पंचतंत्र का है। पंचतंत्र का अनुवाद किया गया है अनवार ए सुहाइली नामक ग्रंथ से। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था 7 वर्ष में। मुगल में दरबारी तथा अदालती भाषा थी फारसी का। नस्तालिक है एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। कवि हृदय वह राजा जिसने नागरीदास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे वो राजा सावंत सिंह था। महत्वपूर्ण कृतियाँ रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की थी केशव ने। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन थे? तो वो थे केशव ने। उसके बाद है मुगल काल का कुछ विविध दिया हुआ ऐसे पढ़ते हैं। सही सुमेलित है जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस आया था, अकबर के दरबार में विलियम फीज आया था और शाहजहां के दरबार में टेवार्नियर आया था, औरंगजेब के दरबार में मानूची आया था। हॉकिंस 1608 से 1611 में रहा। टॉमस रो 1615 से लेकर 1619 तक रहा। मानूची 1653 से 1708 तक रहा। उसके बाद रॉल्फ फिच 1585 से 1586 तक रहा। मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? पहले जहांगीर था, फिर मोहम्मद शाह था, फिर अहमद शाह अब्दावली, फिर बहादुर शाह द्वितीय। ये सब मुस्लिम शासक था। 4 बाहरी आक्रमणों का व्यवस्थित क्रम है चंगेज खां, तैमूर, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दावली। फिर दिया है सत्य कथन है अहमद शाह अब्दावली ने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा। कुतुबुद्दीन ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। औरंगजेब ने उत्तराधिकारी का युद्ध लड़ा। जहांगीर सौंदर्य और प्रकृति प्रेमी था। सुमेलित है नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कलेलाम 1739 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। हेमू और अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी। अहमद शाह अब्दावली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में जाने जाते हैं हेमू के नाम से। तरायन का दूसरा युद्ध 1192 में। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में। अकबर की मृत्यु 1605 में और तरायन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। सुमेलित है हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और राणा प्रताप के विरुद्ध हुआ था। बिलग्राम का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के विरुद्ध हुआ था। खुसरो का विद्रोह जहांगीर के साथ हुआ था और खानवा का युद्ध बाबर एवं राणा संगा के विरुद्ध हुआ था। सुमेलित है 1556 में अकबर का राजयोहन हुआ था। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र प्रदान किया गया था और 1680 में शिवाजी का देहांत हो गया था। 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध 1776 ईस्वी में। तरायन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में और असीरगढ़ का युद्ध 1601 में हुआ था। अत्ता अली था तानसेन का। अत्ता अली खान नाम था तानसेन का।
फिर सुमेलित है, सूची में दिया हुआ है। इक्ता दिल्ली के सुल्तान ने शुरू किया था। जागीर प्रथा मुगल शासक ने शुरू किया था। अमरम विजयनगर का सम्राट ने शुरू किया था। और मोकासा मराठा के द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद है बाबुल मक्का, जिसको मक्का का द्वार कहा जाता है। सूरत को कहते हैं। मुगलों ने नवरोज़ त्यौहार लिया पारसियों से। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायालय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित है लखनऊ में। कालक्रम अनुसार व्यवस्थित है। पद्मिनी, दुर्गावती, ताराबाई और अहिल्याबाई। बाबर जमी मस्जिद संभल में है। हुमायूं का दीनपना, अकबर का जहांगीरी महल और जहांगीर का इदमत उद्दौला का मकबरा है। इमारत और शासक दिए हुए हैं, पढ़ते हैं। इमारतें कुतुब मीनार इल्तुतमिश ने बनवाया था। गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह। बुलंद दरवाज़ा अकबर और मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया था। मुगल के युद्धों का सही कालक्रम है खानवा का युद्ध, फिर घाघरा का युद्ध, चौसा का युद्ध और सामूगढ़ का युद्ध। सुमेलित है। स्मारक और निर्माता अलाई दरवाज़ा दिल्ली में जो है वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था। बुलंद दरवाज़ा जो फतेहपुर सिकरी में है अकबर ने बनवाया था। मोती मस्जिद जो आगरा में है उसे शाहजहां ने बनवाया था। और मोती मस्जिद दिल्ली में जो है उसे औरंगजेब ने बनवाया था। मुगल काल में मौलमिक था व्यापारिक जहाज़ों पर बैठने वाला एक कर्मचारी। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बांजरे सामान्यतः थे व्यापारी। हमारा सिख संप्रदाय, इसको इसी में कंप्लीट करेंगे। गुरु नानक ने अपना अधिकारी नियुक्त किया था गुरु अंगद को। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था गुरु रामदास ने। वह सिख गुरु जिसे अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी वो रामदास था। गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ की रचना की। कपूर सिंह दल खालसा का और गुरु अमरदास मंजी शुरू किए थे। वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी वो खुसरो गुरु अर्जुन देव था। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया था गुरु अर्जुन देव ने। वह सिख गुरु जिनको तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर था, जिसमें गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मृत्युदंड दे दी थी। हेमकुंड, ताराकुंड और ब्रह्मकुंड में से वह स्थान जिस पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है वह हेमकुंड है। जिस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था वह गोविंद सिंह है। वह जिनकी समाधि के कारण नादेर गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है वो गुरु गोविंद सिंह है। गुरु गोविंद सिंह की मान्यता निहित है इसमें उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया। खालसा पथ प्रारंभ हुआ था 300 वर्ष पहले। वह सिख गुरु जिसने खालसा पथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव था। सिख संप्रदाय का अंतिम शासक दलीप सिंह था। कहते हैं मराठा राज और संघ। मराठों के उत्कर्ष का कारण धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति, उच्च नेतृत्व शक्ति। शिवाजी ने मुगलों को हराया था सलाहकार के युद्ध में। शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में। वह सेनानायक जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था वो अफजल खां था। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय जिस नगर में कैद हो गए थे वो आगरा था। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में है। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। और शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था। अष्टप्रधान नाम से प्रसिद्ध मंत्री मराठा प्रशासन का था। शिवाजी के समय सरनोबात का पद संबंध था सैन्य प्रशासन के लिए। सरनोबात एक पद होता था जो सैन्य प्रशासन का होता था, यानी सैनिक के लिए। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था सुमंत। अष्टप्रधान मंत्री परिषद जिसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी वह शिवाजी। कथन दिया हुआ है राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे, सही है। और प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था, ये गलत है। अगला है संभाजी के बाद मराठा शासन को सरल और करागर बनाया बालाजी विश्वनाथ ने। पेशवाओं का शासन का सही क्रम था बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव, फिर बालाजी बाजीराव, फिर माधवराव आए थे। सही कालक्रम है संभाजी राजाराम, शिवाजी द्वितीय, छत्रपति साहूजी। कथन 1 में दिया 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बना गया, सही है।
शाहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर करते थे, ये भी सही है। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व हाथों में था ताराबाई के हाथों में। अहल्याबाई, मुक्ताबाई, ताराबाई और रुक्मिणीबाई मराठा देवियों जिसने 1700 से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था वो ताराबाई थी। सरजामी प्रथा संबंधित थी मराठा भूराजस्व प्रथा से। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, वह काशीराज पंडित था। अहमद शाह अब्दावली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालीन कारण था। मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हराया था अफगानों ने। पानीपत के तीसरा युद्ध लड़ा गया था 14 जनवरी 1761 को मराठा और तथा अहमद शाह अब्दावली के बीच। गुलाम कादिर रूहला, नाजिब खान, अली मोहम्मद खां और हफीज़ रहमत खां में से वह रूहला सरदार जो अहमद शाह अब्दावली विश्वासपात्र था वो नजीब खान था। मोंडी लिपि का प्रयोग किया जाता है मराठों के विलेखों में। अगला है मुगल साम्राज्य का विघटन। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता संभाली बहादुर शाह प्रथम ने। मुगल सम्राट जहांगीर शाह के शासन के समय पूर्व अंत का कारण था। एक वृद्ध में ये अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए थे। अकबर, जहांगीर, बहादुर शाह तथा फर्रुखसियार में से हुआ मुगल सम्राट जिसने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी वो फर्रुखसियार था। मयूर सिंहासन जिसको तख्ते हाउस कहा जाता है पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था मोहम्मद शाह, वह शासक जिसके शासन में हिजरों तथा महिलाओं का एक वर्ग प्रभुत्व था मोहम्मद शाह। 1719 से लेकर 1748 तक वह मुगल बादशाह जो रंगीला के नाम से जाना जाता है वो मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। वह मुगल बादशाह जिसको वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था वह शाह आलम द्वितीय था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। अवध का प्रथम नवाब सआदत खां था। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक चिंगलीज खां था, वह जिसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी वो जयसिंह द्वितीय था। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशालाओं बनवाई थी दिल्ली, जयपुर, उज्जैन एवं वाराणसी में। 1773 ईस्वी में जिस मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है उसके लेखक थे जयपुर के सवाई जयसिंह। तो फिलहाल हमारा मध्यकालीन भारत भी इसमें कंप्लीट हो गया और अगला वीडियो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का होगा। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी त्रुटि हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं उसको अगले वीडियो में इम्प्रूव कर सकूं। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।